ये नोड जेएस का फोल्डर है, मतलब आपको फाइल इसके अंदर से मिल जाएगा, रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर्स। तो रिएक्ट भी इसी के अंदर ही आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए अलग से कुछ डाउनलोड नहीं करना है, इसी में ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आप एक फोल्डर स्ट्रक्चर समझते हैं पहले। हाँ बोलो। আমার রিয়াক্টর ভিতরে সার্টিফিকেট করার দরকার নেই, কিন্তু লিঙ্কের ওখানে করতে পারবো। আচ্ছা, জয়েন করবো। এখন স্ক্রিন দিচ্ছি না আমি, ঠিক আছে? এই স্ক্রিনটা, এটাতে যদি শুধুমাত্র আমি ফোল্ডার স্ট্রাকচার বোঝাচ্ছি আগে, ठीक है? तो सी, यहाँ पर अगर ध्यान देते हैं तो यहाँ पे कुछ किया हुआ है, ठीक है? सो लेट मी डू इट स्मूथली सो दैट यू विल अंडरस्टैंड क्या है यहाँ पे। तो इट इज नॉट अबाउट ओनली रिएक्ट जेएस और एनीथिंग, ठीक है? ये जो पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर है, ये पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर आपका मर्न स्टैक के लिए फॉलो होगा, ठीक है? ये पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर जो है, ये फोल्डर स्ट्रक्चर मर्न स्टैक के लिए फॉलो होने वाला है। मर्न स्टैक के लिए फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो होगा, और इस मर्न स्टैक में MERN 4 आपके पास टेक्नोलॉजीज है, जिसमें से पहला जो टेक्नोलॉजी है M, इसका मतलब होता है MongoDB, ठीक है? ये डेटाबेस होगा, ठीक है? इसका नाम हो जाएगा आपके पास MongoDB, और MongoDB में जो डेटाबेस है उसमें स्कीमास जो है, उसके लिए जो आपका स्कीमा होगा ना, स्कीमास जो है उसके लिए हमें क्लाउड सर्विस ले सकते हैं, तो ये इंटरनेट से चलेगा आपका, ठीक है? और उस स्कीमास को यहाँ पर क्लस्टर्स बुलाते हैं। छोटा सा इंफॉर्मेशन, इस स्कीमास को यहाँ पे क्लस्टर्स बोला जाता है। ঠিক আছে এই জিনিসটা। सो M फॉर MongoDB होगा, M फॉर आपका MongoDB हो गया। और MongoDB में जो स्कीमास होता है, स्कीमास का मतलब क्या है, जो कि आपका डेटाबेस बनेगा, वो डेटाबेस का नाम क्लस्टर्स तरीके से डिफाइन किया जाता है, क्लस्टर्स, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट है E का मतलब हो गया Express.js, Express.js, ठीक है? E है आपका Express.js। ये Express.js क्या करेगा, आपका फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में जो भी कनेक्शन है उसका आपको कनेक्शन बिल्ड करने में हेल्प करता है Express.js, ठीक है? इसके बाद आता है MER। R जो है ये आपका फ्रंट एंड देखता है, मतलब React.js है ये, React.js, ठीक है? ये वाला आपका फ्रंट एंड देखेगा React.js। और लास्ट में बचता है N नोड, जो कि बैक एंड है। तो समझ में ये नहीं आया कि एक्सप्रेस का क्या काम था, है ना? तो एक्सप्रेस जो है वो कम्युनिकेशन कराता है किसके बीच में, बिटवीन फ्रंट एंड एंड बैक एंड, फ्रंट एंड बैक एंड, ठीक है? और रिएक्ट क्या है, ये प्रॉपरली फ्रंट एंड लिखने का जगह है। तो फिर नोड क्या है, नोड बैक एंड लिखने का जगह है। ये 4 बात पहले समझ में आ गया ना, MERN मर्न स्टैक में। अच्छा, अब यहाँ पर जो आपको समझना है वो है फोल्डर स्ट्रक्चर, ठीक है? देखो सब लोग मर्न स्टैक कर रहे हैं, लेकिन फोल्डर स्ट्रक्चर किसी को नहीं पता, और फोल्डर स्ट्रक्चर अगर नहीं पता होगा तो फिर समझने में बहुत दिक्कत है। तो इससे बेटर है कि हमें अच्छे से फोल्डर स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए, ठीक है? तो इस फोल्डर स्ट्रक्चर में यहाँ पे कुछ देख पा रहे हैं हम लोग कि इधर पे कुछ लिखा हुआ है DOC अपॉइंटमेंट सिस्टम, ठीक है? DOC अपॉइंटमेंट सिस्टम। तो ये जो लिखा हुआ है DOC अपॉइंटमेंट सिस्टम, इसका क्या मतलब है, और इस अंदर में जो भी चीजें लिखे हुए इनका क्या मतलब है? तो यहाँ पे हम फॉलो करते हैं MVC स्ट्रक्चर। MVC का मतलब होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है? मॉडल व्यू कंट्रोलर, MVC का जो फुल फॉर्म है उसका मतलब हो गया आपके पास मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है? पहले फुल फॉर्म समझ में आया? MVC
MVC का। हाँ, तो इससे रिलेटेड एक पोस्ट मैंने पहले भी इससे रिलेटेड एक पोस्ट पहले भी मैंने दिया है ना, देवलोक से रिलेटेड एक पोस्ट दिया था ना MVC स्ट्रक्चर समझने के लिए। हाँ হ্যাঁ, ওখানে কিছু ক্লিয়ার হয়েছিল হোয়াট ইজ এমবিসি স্ট্রাকচার, ওই জিনিসটা নিয়ে। হুম, ওটাতে যদি বেশি ক্লিয়ার হ্যাঁ নাও হয়ে থাকে, তাহলে এখানে আমরা আজকে ভালো করে বুঝে নেব যে এমবিসির মানেটা কি হচ্ছে। সো ফার্স্টে লেখা আছে মডেল, ঠিক আছে, তারপরে লেখা আছে ভিউ, আর তারপরেটাতে লেখা আছে কন্ট্রোলার। সো এমবিসি ইজ মডেল ভিউ কন্ট্রোলার, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার এই মডেল ভিউ কন্ট্রোলারের মধ্যে ফায়দা কি আছে আর এটাতে লাভটা কি হচ্ছে, মানে হোয়াট ইজ দ্য আলটিমেট ফায়দা অফ দিস মডেল ভিউ কন্ট্রোল। সো মডেল ভিউ কন্ট্রোলের মধ্যে দ্য মডেল পার্ট যেটা আছে, এই মডেল পার্টটা কি করে, this model part represents the application data and business logic. Data and business logic. Business logic. ঠিক আছে, ডেটা অ্যান্ড বিজনেস লজিক বোঝা গেল। মডেল যেটা আছে সে কি করে, ডেটা অ্যান্ড বিজনেস লজিককে বোঝায়। ক্লিয়ার, এই অবধি মানেটা বোঝা গেল। হোয়াট ইজ দ্য মডেল ইজ ডুইং, মডেল ডেটা অ্যান্ড বিজনেস লজিককে বোঝাবার চেষ্টা করছে। সেকেন্ড থিং, it encapsulates the data and provides method to manipulate and access the data. Encapsulate the data, data के encapsulate करे, ठीक है, encapsulate the data and provide methods to manipulate the data. তো ডেটাকে যদি আমাকে ম্যানিপুলেট করতে হয়, ঠিক আছে, তাহলে সেখানে আমি মডেলের ইউজ করব, ঠিক আছে। এনক্যাপসুলেট করছি কি, ডেটাকে বাইন্ড আপ করে দিচ্ছি, ঠিক আছে। ডেটাকে এনক্যাপসুলেট করা মানে হচ্ছে ডেটাকে বাইন্ড আপ করে দেওয়া হয়, এখানে ডেটাকে বাইন্ড আপ করে দেওয়া হয়। আর আমরা কি করি, এখানে মেথডস ইউজ করি, যে মেথডস গুলোকে ইউজ করার পরে ডেটাকে যদি আমাকে ম্যানিপুলেট করতে হয় তাহলে এই জিনিসটা ইউজ করা হয়, ঠিক আছে। এই অবধি বোঝা গেল। তাহলে এখানে আমি একটা দেখতে পাচ্ছি তো মডেলস লেখা আছে, তো এইটা মডেলের কাজ করবে, ঠিক আছে। এই ফোল্ডার স্ট্রাকচারের মধ্যে একটা মডেল থাকবে। তো আরো বেশি বোঝার জন্য মডেলের মানে হচ্ছে এখানে डेटाबेस। सिंपल कम शब्दों में इंग्लिश का मतलब मॉडल है डेटाबेस। डेटाबेस कनेक्शन होता है आपका मॉडल, समझ में आया। डेटाबेस स्कीमा जो है, स्कीमा कनेक्शन, इसका मतलब है आपका मॉडल। लोग यूज कर रहे हैं लेकिन उसको मॉडल का मतलब ही नहीं पता है। क्या अर्णव दिखा तो ना ग्रुप में, उधर चैट सेक्शन में उसने मॉडल लिखा तो था ना उसके माथा के ऊपर, लेकिन उसको जब मैंने पूछा एमवीसी स्ट्रक्चर बनाए हो कि नहीं, वो बोल रहे मेरे को पता ही नहीं एमवीसी स्ट्रक्चर क्या होता है, जबकि वो लोगों को गाइड कर रहा है वहां पे। ठीक है, तो ये एमवीसी में मॉडल का मतलब यही है कि इसमें क्या है आपका, इस फाइल के अंदर, मतलब इस फोल्डर के अंदर देखो, इसमें बनाया हुआ भी है, डेटा बनाया है ना, দিখাই দিয়ে তো রায় না, এটা ডেটার মতো মনে হচ্ছে তো, ডেটাবেসের মতন। সো এখানটাতে ডেটাবেস স্টোর হবে, ঠিক আছে, এই জায়গাটাতে ডেটাবেস স্টোর হবে। মানে ডেটা এন্ড বিজনেস লজিক, যতগুলো বিজনেস লজিক আছে প্লাস ডেটা রিলেটেড যে কাজগুলো আছে সেই পুরো জিনিসটা এখানটাতে আসবে, মানে ডেটাবেস এটা, ঠিক আছে, ডেটাবেসের পুরো কানেকশনটা। সো দিস ইজ স্কিমা কানেকশন, ঠিক আছে, ক্লিয়ার এই অবধি মডেলের মানে। এবার নেক্সট হচ্ছে ভিউ, ঠিক আছে, নেক্সট ইজ view. Next is view. The view is responsible for presenting the data. View is responsible for presenting the data. डेटा को प्रेजेंट करने में आपका व्यू जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, प्रेजेंटिंग द डेटा टू द यूजर and receiving user input यूजर इनपुट को रिसीव करने में और यूजर को डेटा को प्रेजेंट करने में व्यू आपका काम आता है। यानी कि इसमें इसका क्या मतलब हुआ,
खुद से समझो इसका क्या मतलब है, व्हाट इज व्यू। तो व्यू क्या है? हाँ content, हाँ, ভিউ মানে হচ্ছে ফ্রন্ট এন্ড, ঠিক আছে? ভিউ মানে হচ্ছে এখানে ফ্রন্ট এন্ড। আর আরো ভালো ডেফিনিশন যে ভিউ এখানে তাহলে কি হবে, আমাদের যত রিয়াক্ট অ্যাপ্লিকেশন আছে এখানে, তাহলে রিয়াক্ট জেএসটা এখানে আমাদের কাছে ভিউ হবে। সিমিলারলি উপরে যে এক্সাম্পলটা ছিল ওর জন্য ডেটাবেস যেটা মানে এখানে মঙ্গোডিবি যেটা, এটা কি হচ্ছে আমাদের কাছে এখানে মডেলটা, ক্লিয়ার? মঙ্গোডিবিটা আমাদের কাছে এখানে মডেল হবে। আচ্ছা, এবার এখানে রিয়াক্ট জেএস যেটা আছে সেটা কি হয়ে গেল আমাদের কাছে ফ্রন্ট এন্ড, আর এটারই মানে কি হচ্ছে এখানে ভিউ হলো, ক্লিয়ার? তাহলে ভিউ এর কাজটা কি হচ্ছে, রেসপন্সিবল ফর প্রেজেন্টিং মানে ডেটাকে প্রেজেন্ট করার জন্য কাকে, ইউজারকে, অ্যান্ড রিসিভিং দ্য ইউজার ইনপুট, তো ইউজার ইনপুটকে রিসিভ করার জন্য আর ইউজারকে ডেটা প্রেজেন্ট করার জন্য যে জায়গাটা আমাকে লাগবে, দ্যাট ইজ মাই ভিউ, क्लियर? यानी रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग द डेटा टू द यूजर एंड रिसीविंग यूजर इनपुट। और थोड़ा अच्छे से समझे तो यहाँ पे क्या क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा आपके पास फॉर्म्स, ठीक है, बटन्स, फॉर्म्स बटन्स, देन पेजेस या फिर स्क्रीन्स, ठीक है, आया समझ में? यानी यूज व्यू जो है उसको सेपरेट रखना है मॉडल से, समझ में आया? मॉडल अलग होना चाहिए, व्यू अलग होना चाहिए, ये बात क्लियर है? मॉडल और व्यू एक साथ नहीं होना चाहिए, मॉडल शुड बी सेपरेट, व्यू शुड बी सेपरेट, देयर शुड नॉट बी एनी क्या बोलते हैं उसको, वो लिंक, ठीक है, लिंक तो वहां पे होना चाहिए बट दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए, मतलब फ्रंट एंड और आपका जो मॉड बेस है, डेटाबेस है, वो एक साथ नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? हाँ, इसमें कोई बिजनेस लॉजिक नहीं होगा, इस पार्ट में कोई भी बिजनेस लॉजिक नहीं होगा, देयर शुड बी नो बिजनेस लॉजिक, देयर शुड बी नो बिजनेस लॉजिक। देयर शुड बी नो बिजनेस लॉजिक। project মানে বিজনেস লজিক মানে হচ্ছে যখন আমরা ডেটার সাথে ম্যানিপুলেশন করি সেটা হচ্ছে বিজনেস লজিক, রাইট? লাইক সিলেক্ট স্টার যেরকম করতাম না আগে, মডেলে হবে তাই তো? হ্যাঁ ওটা মডেলে হবে, এখানে ওটা হবে না। हाँ, देयर शुड बी नो बिजनेस लॉजिक, कोई बिजनेस लॉजिक नहीं होना चाहिए, एंड देयर शुड बी नो डायरेक्ट मैनिपुलेशन, देयर शुड बी नो डायरेक्ट मैनिपुलेशन, डायरेक्ट मैनिपुलेशन टू द डेटा, डेटा के साथ भी कोई मैनिपुलेशन नहीं होगा इसमें, इसका काम सिर्फ और सिर्फ डेटा को प्रेजेंट करना है, इससे ज्यादा इसका कोई काम नहीं है, ठीक है? इफ यू आर बिकमिंग अ फुल स्टैक इंजीनियर तो आपको ये चीज का मतलब समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लियर हुआ ये चीज? देयर शुड बी नो बिजनेस लॉजिक, देयर शुड बी नो डायरेक्ट मैनिपुलेशन टू द डेटा, यहाँ तक समझे? अच्छा, तो मेरे पास और एक चीज ऊपर दिखाने के लिए कि देखो, हाँ ये, हाँ না 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 কোনো কিছুই হবে না, নো ইনডিরেক্ট নো ডিরেক্ট ম্যানিপুলেশন, ঠিক আছে? ওখানে কোনো ম্যানিপুলেশনই হবে না, ওর কাজটা শুধুমাত্র ডেটাকে প্রেজেন্ট করা, ডেটাকে দেখানোর কাজ ওর, রিপ্রেজেন্টেশনের কাজ ওর, এর থেকে বেশি কিছু কাজ না, শুধুমাত্র রিপ্রেজেন্ট করবে ডেটাকে, ঠিক আছে? শুধুমাত্র ডেটাকে রিপ্রেজেন্ট করবে, তাছাড়া আর কিছু কাজ নেই। এবার তুমি এখানে দেখো এই ডায়াগ্রামটা, এখানে ফোল্ডার স্ট্রাকচারের মধ্যে এই জায়গা দেখতে পাচ্ছ একটা ভিউ এর মতন বানিয়েছে, ডিসপ্লের মতন, হ্যাঁ হ্যাঁ, তো এখানে ভিউ এর মতন বানিয়েছে তো না, ভিউ সিম্বল, এখানে কি বানিয়েছিল, এখানে আমাদের কাছে ডেটাবেসের সিম্বল বানিয়েছিল তো, তাহলে এটা মডেল হয়ে গেল, এটা ক্লায়েন্ট যেটা আছে ওর মধ্যে ভিউ এর সিম্বল দেখতে পাচ্ছি মানে ডিসপ্লে সিম্বলটা মানে ভিউ সিম্বল, কি
কি ও আপনি আপনি আসবে তুমি যদি ম্যাটেরিয়াল ইউআই ইউজ করো তোমার ম্যাটেরিয়াল ইউআই ইউজ করলে পরেই আসবে ঠিক আছে আচ্ছা এই অবধি বোঝা গেল কোনো প্রবলেম আছে আচ্ছা তো লাস্ট এটা কি আর থাকলো আমাদের কাছে কন্ট্রোলার রাইট কন্ট্রোলার তো এই কন্ট্রোলারের কাজটা কি হচ্ছে কন্ট্রোলারের কাজটা হবে কন্ট্রোলার অ্যাক্ট অ্যাজ অ্যান ইন্টারমিডিয়েটরি বিটুইন দ্য মডেল অ্যান্ড ভিউ intermediary between model and view ঠিক আছে तो इंटरमीडियरी बिटवीन मॉडल एंड व्यू मतलब ये बीच वाला काम करेगा मॉडल और व्यू के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो काम करने वाला है मॉडल मतलब डेटाबेस व्यू मतलब फ्रंट एंड डेटाबेस और फ्रंट एंड के बीच वाला काम मतलब कंट्रोलर तो बैक एंड हुआ क्या समझ में आया तो बैक एंड कौन हुआ यहाँ पे यही तो हुआ ये बैक एंड नहीं है ये डेटाबेस है प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग ठीक है ये डेटाबेस है ये फ्रंट एंड है হ্যাঁ ডাটাবেস আর ফ্রন্ট এন্ডের মাঝখানে যে ম্যানিপুলেশনস গুলো হবে সেইটার কানেকশনটা সেইটার ম্যানিপুলেশনটা তোমার এই ব্যাকএন্ডটা করে দেবে ठीक है तो मैंने जो उसको सजेस्ट किया था एक्सियोस बनाने के लिए वो यही बताया था मैंने अभी थोड़ा देर पहले तुम चैट पढ़ रहे थे ना वही ओके बोलते हैं अर्णव के बोलते तुम थोड़ा देर पहले चैट देख रहे थे ना तो उसको जो मैंने एक्सियोस बनाने बोला था वो इसीलिए मैंने बोला था हाँ कि ये इन दोनों के बीच का कनेक्शन बना के देगा ठीक है यहाँ तक समझ में आया कोई प्रॉब्लम है हाँ तो डेटा का मैनिपुलेशन कौन करेगा अभी इस डेटा का मैनिपुलेशन आप इसके थ्रू करवा सकते हो ठीक है इंटरैक्ट्स विद मॉडल टू अपडेट द डेटा और परफॉर्म बिजनेस लॉजिक मतलब ये आपका करेगा परफॉर्म बिजनेस लॉजिक मैनिपुलेशन ऑफ डेटा डेटा का मैनिपुलेशन करने वाला है ठीक है ऑल्सो अपडेट्स द व्यू टू रिफ्लेक्ट एनी चेंज ऑल्सो अपडेट्स द व्यू इसके कंट्रोल में व्यू भी है इसके कंट्रोल में डेटाबेस भी है यानी अगर वो चाहेगा तो व्यू को भी कंट्रोल कर सकता है ठीक है मतलब फ्रंट एंड को भी कंट्रोल कर सकता है जैसे कि कुछ ऐसे चीजें हैं जो मुझे कुछ टाइम के बाद दिखाना हो ठीक है या फिर मैं चाहता हूँ कि पेज लोड होने पे वो चीज है तो ये सब जो कंट्रोल का पार्ट आ गया वो सारा आपका बैकएंड करेगा क्लियर हुआ हाँ अब इसके बाद फ्लो ऑफ डेटा इन एमवीसी स्ट्रक्चर समझना है ठीक है कि डेटा का फ्लो किस तरह से हो रहा है फ्लो ऑफ डेटा इन एमवीसी मॉडल व्यू कंट्रोल में डेटा किस तरह से फ्लो होता है ये हमें समझना है तो सबसे पहले देखिए क्या होने वाला है यहाँ पर सबसे पहला जो चीज यूजर को दिखाई देने वाला है वो है उसको रिएक्ट का एक एप्लीकेशन दिखाई देगा है ना यूजर को एक रिएक्ट जेएस का पेज दिखाई देगा जिसको उसको समझ में नहीं आएगा कि रिएक्ट जेएस की क्या है लेकिन यहाँ पर तो एक डिस्प्ले पेज रहेगा राइट डिस्प्ले पेज रहेगा तो इस डिस्प्ले पेज में यूजर इंटरैक्ट करेगा यूजर इंटरैक्ट इन दिस डिस्प्ले पेज ठीक है तो ये खुद में क्या है ये खुद में व्यू है राइट मॉडल व्यू का जो व्यू वाला पोर्शन है वो ये है ना ঠিক আছে মডেল ভিউয়ের যে ভিউ পোর্শনটা সেটা হচ্ছে তোমার ডিসপ্লে पेज नेक्स्ट व्यू नोटिफाइज द कंट्रोलर अब क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा यूजर आ गया है और वो
छेड़खानी करने लगा है तुम्हारे डिस्प्ले पेज के साथ, तो डिस्प्ले पेज में अगर कोई भी चेंजेस होता है तो व्यू क्या करेगा, व्यू कंट्रोलर को कॉल करेगा और उसको बोलेगा कि देखो कोई चेंजेस होना स्टार्ट हुआ है। सो व्यू इन्फॉर्म्स द कंट्रोलर, व्यू क्या कर रहा है, इन्फॉर्म करेगा कंट्रोलर को, इन्फॉर्म्स द कंट्रोलर, व्यू इन्फॉर्म्स द कंट्रोलर अबाउट एनी चेंजेस, अबाउट एनी changes about any changes in पेज, पेज में अगर कोई भी चेंज हो रहा है, जैसे कि पेज तो तुमने विदाउट इंफॉर्मेशन बनाया होगा ना, अगर उस पेज में इंफॉर्मेशन डालना स्टार्ट किया यूजर ने तो कंट्रोलर को वहीं से कॉल लगना स्टार्ट हो जाएगा कि देखो यूजर कुछ चेंजेस कर रहा है पेज के अंदर। समझ में आया? व्यू क्या कर रहा है, इन्फॉर्म करेगा कंट्रोलर को, देखो यूजर ने पेज में कोई चेंजेस किया है। कंट्रोलर को जैसे ही इंफॉर्मेशन रिसीव होगा, कंट्रोलर को जैसे ही इंफॉर्मेशन रिसीव होगा, ये कंट्रोलर क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि अब उस डेटा के साथ क्या हाँ এখানে कंट्रोलर एक्सप्रेस जेएस ঠিক আছে। সো কন্ট্রোলার এখান থেকে যখনই ইনফরমেশনটা নেবে যে এবার ওর কাছে মানে ডেটা ম্যানিপুলেশনের করার জন্য টাকা চলে আসছে, ঠিক আছে। নাও ইট ক্যান ম্যানিপুলেট দ্য ডেটা, इट कैन मैनिपुलेट द डेटा, मैनिपुलेट द डेटा, ठीक है। अब इसको डेटा मैनिपुलेशन में मजा आएगा कि अब क्योंकि मेरे पास डेटा आ गया ना, यहाँ पे यूजर ने कोई भी इंटरेक्शन किया, यूजर ने कोई भी इंटरेक्शन किया ना चाहते हुए भी, अगर पेज में तुमने डेटा दिया है तो कंट्रोलर के पास इंफॉर्मेशन गया है कि यूजर ने पेज में कोई चेंजेस किया है। जैसे ही पेज में कोई चेंजेस हुआ है, मैनिपुलेट हो गया है डेटा, ठीक है। अब डेटा के साथ मैनिपुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया ये चीज? हाँ, कंट्रोलर रिसीव द इनपुट एंड डिसाइड हाउ टू हैंडल इट। आफ्टर दैट कंट्रोलर इंटरेक्ट्स विद द मॉडल। अब कंट्रोलर किसके पास जाने वाला है, अब हमारा कंट्रोलर जो है वो मॉडल के पास जाने वाला है। मॉडल मतलब डेटाबेस के पास जाने वाला है। यहाँ पे मॉडल का मतलब हो गया डेटाबेस। तो कंट्रोलर हमारा कहाँ पे जा रहा है, कंट्रोलर हमारा मॉडल के पास जा रहा है और मॉडल के पास जाकर के डेटा को अपडेट कर सकता है, वो डेटा को अपडेट कर सकता है, रिसीव्ड डेटा को अपडेट कर सकता है और चाहेगा तो डेटाबेस से डेटा को यहाँ पे क्या कर सकता है, रिट्रीव कर सकता है, रिट्रीव कर सकता है डेटा को, ठीक है। मतलब वापस ला सकता है या तो डेटा को यहाँ पे क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। डुअल प्रोसेस वाला काम करेगा आपका कंट्रोलर कि मॉडल से डेटा को ला सकता है या तो मॉडल में डेटा भेज सकता है। मॉडल से डेटा ला सकता है और कहाँ पे लाके स्टोर करेगा, फ्रंट एंड में लाएगा या फिर यहाँ पे ले जा करके स्टोर कर देगा। तो मैं फ्रंट एंड वाली करके व्यू लिखता हूँ, ठीक है। आया समझ में पूरा स्टोरी? अच्छा, तो ये पूरा स्टोरी है जिस तरह से आपका ये काम करता है। और इससे फायदा क्या है, फायदा ये है कि आप सेपरेट करके सारे काम कर सकते हो, ठीक है। सेपरेशन इसका सबसे पहला फायदा है, सेपरेशन। दूसरा फायदा क्या होता है, रीयूजेबिलिटी, कि आप एक पार्ट ऑफ कोड को बार बार यूज कर सकते हो, रीयूजेबिलिटी। थर्ड होता है आपका टेस्टेबिलिटी, कि अगर आप टेस्ट करना चाहते हो कि कहीं पर भी अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है तो पर्टिकुलरली उस जगह पे प्रॉब्लम होगा, ना कि पूरा कोड में प्रॉब्लम होगा, ठीक है, टेस्टेबिलिटी। और फोर्थ हो गया आपका स्केलेबिलिटी, कि आपका प्रोग्राम जो है वो अब स्केलेबल हो चुका है। स्केलेबल मतलब कि मॉडल, व्यू, कंट्रोल, तीन डिफरेंट पोर्शन में चीजें स्केलेबल हो चुकी है और तीनों का अपना अपना काम है। तो अगर कोई प्रॉब्लम फ्रंट एंड में है तो उसका जो भी सॉल्यूशन है वो आपका व्यू देगा। अगर कोई प्रॉब्लम आपका कम्युनिकेशन में है तो उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका एक्सप्रेस जेएस देगा, मतलब जो बीच का कंट्रोलर है। तो इस तरह से ये चीजें काम करती है, ठीक है। আগে এই পুরো প্রসেসটা বুঝতে পারলে কি হলো, এখানে এবার এখান থেকে দেখতে পারো যে এই তিনটের মধ্যেই মানে কনফিগ, কন্ট্রোলার আর হচ্ছে মিডলওয়্যার,
এই তিনটের মধ্যে সেম টাইপ অফ সিম্বল বানানো আছে, তাই না? এইটার মধ্যে, এইটার মধ্যে আর এইটার মধ্যে লগভগ লগভগ সেম টাইপ অফ সিম্বল বানানো আছে। এই কন্ট্রোলার আর হচ্ছে কনফিগ, এই দুটোর মধ্যে তো সেম টাইপ অফ সিম্বলই বানানো আছে না, শুধুমাত্র ফোল্ডারের কালারটা আলাদা, বাকি তো সেমই সিম্বল। ठीक है। हाँ, तो कॉन्फ़िग और कंट्रोलर क्या चीज है इसको समझ लेंगे और फिर मिडिलवेयर समझेंगे तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। यहाँ पे वापस से पेस्ट करके समझा देता हूँ। तो कॉन्फ़िग का जो काम है ये क्या करता है, आपका एक्सप्रेस जेएस को यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने में काम करता है। एक्सप्रेस जेएस को कॉन्फ़िगर करने में काम करता है। वंस द एक्सप्रेस जेएस कॉन्फ़िगर्ड एट दिस पोजीशन, जहाँ पे कॉन्फ़िगर हो जाता है, उसके बाद कंट्रोलर यहाँ से टेक्स्ट प्लेस करता है कंट्रोलर, और जब आप जितने पेजेस बना रहे होंगे उतना यहाँ पे कंट्रोलर क्रिएट होगा। लाइक अगर मैंने यूजर नाम का कोई डेटाबेस बनाया होगा तो ये, हाँ हाँ अरे बार बोलो। পেজের জন্য না, ডেটাবেসের জন্য। পেজের জন্য তো কোনোদিন কম ছিলই না, না এখানে এর কাজটা কি ছিল, মডেল থেকে ভিউতে নিয়ে আসার জন্য, মানে ডেটাবেসের জন্য একটা করে কন্ট্রোলার হবে, তাই না? যদি আমি ডিফারেন্ট ইউজার্সকে একটা জায়গায় স্টোর করতে যাই, ঠিক আছে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাকে কন্ট্রোলার লাগবে। যদি আমি ইনফরমেশন স্টোর করছি, মানে যেরকম যেরকম ডেটাবেস বানাবো, পোস্ট স্টোর করার জন্য যদি আমি একটা ডেটাবেস বানালাম, তাহলে সেটার জন্য আমাকে লাগবে পোস্ট কন্ট্রোলার। যদি আমি কমেন্ট স্টোর করার জন্য বানাই তাহলে আমার কাছে লাগবে কি, कमेंट कंट्रोलर, डिफरेंट कमेंट कंट्रोलर्स। ठीक है, आया समझ में? सो यूजर कंट्रोलर, पोस्ट कंट्रोलर, कमेंट कंट्रोलर, ये चीजें हमें लगेंगे। अच्छा, इसके बीच में एक और यहाँ पे फोल्डर बच जाता है जिसका नाम है मिडलवेयर, और इसमें देखो पजल टाइप सिंबल बनाया हुआ है ना, कि किसी को जोड़ रहा है। पजल का मतलब क्या है, किसी दो जगह को जोड़ने वाला सिंबल है ये। पजल का ना बनाया है ये सिंबल। हाँ, तो ये पजल वाला सिंबल एक ऐसा सिंबल है, मतलब सब कुछ हो गया है और ये एक लास्ट की है जो क्या कर रहा है, चीजों को जोड़ने में काम कर रहा है। तो ये करता है आपका सेशन डेटा मेंटेन करने का काम। मिडिलवेयर जो है वो सेशन डेटा मेंटेन करता है। घूमते रह जाओगे, नहीं बताएगा कोई कि मिडिलवेयर का क्या काम है। मिडिलवेयर का काम सेशन कंट्रोलर का काम है। सेशन कंट्रोलर क्या चीज होता है कि आपने यूजर डेटा दिया, सम्राट मॉडल एज अ यूजर ज्वाइन कर रहा है एक पेज के अंदर, तो उस टाइम पे पेज सम्राट मॉडल के नाम से खुलेगा। तो वो जो कंप्लीट सेशन है, लाइक यूजर का पोस्ट, यूजर कमेंट, ये सारा किसके रेस्पेक्ट में दिखाएगा, सम्राट मॉडल के नाम पे दिखाएगा, है ना? ठीक है। हाँ, तो अगर यूजर सम्राट मॉडल ना होकर के अर्नब दे हुआ तो फिर चीजें चेंज हो जाएंगी, लाइक डेटा चेंज हो जाएगा अंदर का। यूजर डिफरेंट है तो अंदर का जो कंटेंट है वो भी डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन अब अगर अर्नब दे सम्राट मॉडल बन के अंदर घुसना चाहता है, उसके यूजर पोस्ट और कमेंट देखना चाहता है, तो मिडिलवेयर उस चीज को करने नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर आपका ऑथराइजेशन चीजें काम करती है, मतलब सेशन कंट्रोल किया जाता है। ये ऑथ फोल्डर है, ये ऑथ फोल्डर होगा। ऑथ मतलब ऑथराइजेशन। आया समझ में? अब कोई प्रॉब्लम नहीं है ना थ्योरी पार्ट में? किसी भी भूखा बहरा को समझा दोगे ना कि क्या हो रहा है यहाँ पे? হ্যাঁ, এই উপর অব্দি তো বুঝতে পেরে গেছো না কি হচ্ছে? হ্যাঁ, নোড মডিউলস নোডের জন্য। হ্যাঁ, আমি এখন অব্দি হুম, হ্যাঁ, হুম, হুম। এখন লাস্ট এনই বাকি আছে না, মানে রাউটিংস বাকি আছে তো। লাস্ট যেটা বাকি আছে ওটা তো এন বাকি আছে তো। লাস্টে তো এনই বাকি আছে, আর তো সবগুলো হয়ে গেছে। হ্যাঁ, তো এন মানে হচ্ছে নোড জেএস, আর এই নোড জেএস যেটা আছে এটা তিনটে কাজ করবে। ফার্স্ট, রাউটস মানে রাউটিং করবে।
তো এর জন্য ফার্স্ট ফোল্ডার দেখো এখান থেকে শুরু হচ্ছে রাউট ফোল্ডার, আমি এখানে স্পেলিং ভুল লিখেছি, ঠিক আছে, এটা রাউটস হবে, শুড বি রাউটস, ঠিক আছে। অ্যাকচুয়ালি না পড়ে জিনিসগুলো বানাচ্ছিলাম তো সেই জন্য এটা রাউট হয়ে গেছে, এটা রাউটস হবে, সো দিস মাস্ট বি রাউটস, ঠিক আছে। এর রাউটিং এর কাজটা করবে, বুঝতে পেলে? রাউটিং এর কাজটা হচ্ছে যে ইনিশিয়ালি লোকাল হোস্ট 3000 এ এই জিনিসটা খোলে, এটা তো কেউই বলে দেবে তোমাকে যে লোকাল হোস্ট 3000 এ এই অ্যাপটা ওপেন হয়, ঠিক আছে। তোমার যে फ्रंट एंड যেটা আছে সেটা लोकल होस्ट 3000 में ओपन है, क्लियर। जो भी तुम्हारा फाइल है वो लोकल होस्ट 3000 में ओपन होगा। अब लोकल होस्ट 3000 में ओपन होने के बाद जो दूसरा चीज है वो ये नोट करने के लिए कि यहाँ पे ये है पोर्ट नंबर, ये पोर्ट नंबर है ना, हाँ, तो ये पोर्ट नंबर है, इन पोर्ट नंबर्स को हैंडल करने का काम करेगा आपका नोड.जेएस। तो सबसे पहला चीज जो यहाँ पे है कि अगर मैं स्लैश दे करके एंट्री लेता हूँ, मतलब एंट्री पॉइंट अगर मेरा स्लैश है, तो एंट्री पॉइंट अगर मेरा स्लैश है तो ये इनिशियल पेज है, मतलब इनिशियल पेज, ओके, फर्स्ट पेज जो होता है तो इनिशियल पेज या इंडेक्स पेज है ये, आया समझ में, इंडेक्स पेज है। अब अगर सब कुछ सही रहता है, ठीक है, मतलब ऊपर के सारे काम सही हो गए, ऊपर के सारे काम का मतलब एक्सप्रेस.जेएस ने अपना काम कर दिया। आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क ऑफ एक्सप्रेस.जेएस नोड को बताएगा कि देखो मैंने अपना काम कर चुका है, अब मुझे क्या करना है, इसको राउट करना है, मतलब जो यूजर जो फर्स्ट पेज में आया था उसको जो इन्फॉर्मेशन दिखाया गया, मतलब उसके जो लॉगिन करा दिया गया, अब उसके बाद वहां से उसको राउट करके कहाँ लेकर के जाओ, किसी दूसरे थर्ड पेज पे लेकर के जाओ। तो वो काम कराएगा कौन? वो काम आपका नोड.जेएस कराएगा, ঠিক আছে। হ্যালো, বুঝতে পেলে? রাউটিং वाला जो काम है ওটা করাবে হচ্ছে তোমার নोड.जेएस, রাউটিং এর কাজটা করাবে নोड.जेएस। এবার রাউটিং এর কাজটার জন্য আমার কাছে তিনটে জিনিস লাগবে এখানে, রিকোয়েস্ট এন্ড রেসপন্স, है ना, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स, ये दो चीज लगेगा ना राउटिंग के लिए। अगर बैड रिक्वेस्ट हुआ, अगर बैड रिक्वेस्ट हुआ तो रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा, मतलब अगर अर्नब दे ने रिक्वेस्ट किया कि मुझे सम्राट मंडल के पेज में घुसना है तो उसका रेस्पॉन्स क्या आएगा, 404 आना चाहिए, या फिर मतलब उसको रेस्पॉन्स में नहीं जाने देना है कि नहीं। तो यहीं पर काम होगा एपीआई का, जो फेक एपीआई की मैं बात कर रहा था, तो ये राउटिंग का पूरा काम आपका फेक एपीआई के थ्रू होगा। अब इसके लिए मुझे चाहिए server.js। तो ये जो server.js है इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे कि किसको कहाँ किस मुहूर्त में लेकर के जाना है। server.js का काम यही होगा कि वो यहाँ पे क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि किसको कब किस टाइम पे लेके जाना है। और इसके लिए server.js में एक .env फाइल होता है, .env मतलब एनवायरनमेंट फाइल। तो वो .environment फाइल राउट्स फोल्डर के अंदर में रहता है, अभी मैंने फोल्डर्स के अंदर वाला पोर्शन नहीं दिखाया है, ऊपर ऊपर की चीजें। तो ये .env फाइल को कॉन्फ़िगर करना है, और इस .env फाइल के बाद आप ऐप क्रिएट करते हो, जो app.use जो मैंने लिखा था उस समय, app.use से हम एक्सियोस क्रिएट करके हम ये बताते हैं कि कहाँ से किसको मतलब लेकर के जाना है, मतलब फेक एपीआई का टारगेट यहाँ पे सेट कराते हैं। थोड़ा थोड़ा इसको समझने में टाइम लगेगा बट आ जाएगा, एक बार प्रोजेक्ट में घुसने से ये चीज समझ में आ जाएगा। इसमें रिक्वेस्ट आएगा ना, पहले एक यूआरएल के थ्रू ही ना एक रिक्वेस्ट आएगा, तो वो यूआरएल का मतलब ही तो एपीआई हुआ ना, ठीक है। हाँ, तो उसके रिस्पेक्ट में एक रिस्पॉन्स आना चाहिए जो कि जेसॉन फाइल में आएगा। वो रिस्पॉन्स क्या बोलेगा, यस या नो, राइट, कि तुम्हें अलाउड है अंदर घुसने के लिए, और सम्राट मंडल को नहीं है क्योंकि वो तुम्हारा फोल्डर है, तो तुम जा सकते हो लेकिन सम्राट नहीं जा सकता। तो ये जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स है, ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का हैंडलिंग server.js करने वाला है, क्लियर। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द ओवरऑल थिंग्स, जो सब कुछ ऊपर से हो चुका होगा उसके बाद, लेकिन स्टार्ट ही हम server.js से करते हैं। तो प्रोजेक्ट का जो फ्लो होता है, अगर आप फुल स्टैक कर रहे हो, फुल स्टैक कर रहे हो, तो इस प्रोजेक्ट का फ्लो एकदम नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब बॉटम अप अप्रोच से जाते हैं, ये बॉटम अप अप्रोच से जाएंगे। सबसे नीचे जो लिखा हुआ है वो ना, सबसे पहला जो होगा वो है server.js। मैं यहाँ पे अलग से बना के समझा देता हूँ। सबसे पहला काम जो है इसमें server.js का ही है,
ठीक है। सबसे पहला काम यहाँ पे सर्वर डॉट जेएस का होता है, और उससे भी पहला काम पैकेज डॉट जेसन का काम है कि ये वही जेसॉन फाइल है जिसके अंदर सब कुछ आने वाला है। तो ये 1 एस्ट्रिक कर देता हूँ। ठीक है। इसके बाद आप राउट क्रिएट करते हो, इसके बाद आप राउट क्रिएट करते हो, इसके बाद आप मॉडल्स बनाते हो। ठीक है। इसके बाद आप डायरेक्टली यहाँ पे जंप कर सकते हो, मतलब ऐप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे ऐप क्रिएशन है ये। না, আগে ফ্রন্ট এন্ড না তৈরি করেই তো ব্যাক এন্ড তৈরি হয়। ফার্স্টে ব্যাক এন্ডের কাজই হয়, তারপরে ফ্রন্ট এন্ড আসে। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा ये। सबसे पहला काम सर्वर्स बनाना है, उसके बाद आपको जेसॉन फाइल बनाना है, ये वाला जेसॉन फाइल आपको क्रिएट करना है। फिर आपको राउट्स बनाना है, फिर आप मॉडल्स बनाओगे, फिर आप क्लाइंट के पास जाओगे। उसके बाद आप आओगे फिफ्थ नंबर स्टेप कंट्रोलर के पास, फिफ्थ नंबर स्टेप। सिक्स नंबर स्टेप आप मिडिलवेयर ड्रॉ करोगे, और ये फिफ्थ एस्ट्रिक है, ये फिफ्थ एस्ट्रिक है। ठीक है। और इस तरह से ये पूरा काम चलता है। इसमें जो ये क्लाइंट वाला पोर्शन है, ये आपका फ्रंट एंड है। क्लाइंट वाला जो पोर्शन है ये आपका फ्रंट एंड है। और यहाँ कॉन्फिग से लेकर के इस पूरे पोर्शन तक, एकदम नीचे तक, कॉन्फिग वाले पोर्शन से लेकर के इस पूरे नीचे वाले पोर्शन तक, पैकेज सर्वर तक, ये वाला पूरा आपका बैकएंड है। आया समझ में? हम्म। না, ওটা JSX এর সাইন, JSX এর সাইন। আগে এই ফ্লোটা বুঝতে পেলে, ওভারঅল ফ্লোটা। হ্যালো, এই ওভারঅল ফ্লোটা বোঝা গেল? আচ্ছা, এবার ওভারঅল ফ্লোটার পরে আসছি, সেটা হচ্ছে এক একটা ফোল্ডার টু ফোল্ডার বুঝি। ঠিক আছে। এবার দেখো, যেরকম ছোটবেলায় টয়লেট বলতাম, ঠিক আছে, বাট বড় হয় ওটা হয়ে গেল কি, ওয়াশরুম। সিমিলারলি এতদিন যে যা ফোল্ডার ছিল, ওটা এখন ডিরেক্টরি হয়ে গেছে। ফোল্ডার আর কেউ বলছে না, এইটাই চেঞ্জ হয়ে ডিরেক্টরি হয়ে গেছে। সো আমাদেরকে ডিরেক্টরিজ বুঝতে হবে যে পুরো ডিরেক্টরিজটাতে কি লেখা আছে। সো দেখো, এখানে ফার্স্টে যে ডিরেক্টরিটা আছে, ওটাকে দুটো পার্টে ক্লাসিফাই করতে হবে। একটা পার্ট এখানে, আরেকটা পার্ট যাবে এখানে। তো এই যে পার্টটা এখানে আছে, এইটার মধ্যে আমরা রাখবো হচ্ছে এইটুকুনি পোর্শনটা, যেটা শুধুমাত্র ক্লায়েন্ট লেখা আছে। এইটুকুনি পোর্শন যেটার মধ্যে শুধুমাত্র ক্লায়েন্ট লেখা আছে। আর একটা পোর্শন এখান থেকে নিয়ে এই অবধি আছে, যেটা আমাদের এই পার্টটাতে যাবে। ঠিক আছে। তো এখানে যে ফার্স্ট যেটা আছে, এটা হয়ে গেল তোমার কাছে কি, ফ্রন্ট এন্ড পার্ট। ফ্রন্ট এন্ড পার্ট এইটা যেটা আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, ভিউ পোর্শনটা। আর এখানে দুটো আছে, ঠিক আছে, ব্যাক এন্ডের মধ্যে মডেলও আছে আর ভিউ আছে। সরি, মডেল আছে আর কন্ট্রোলার আছে। ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ব্যাক এন্ড আর ডাটাবেস দুটোই এখানে আছে, দ্যাটস হোয়াই ইট ইজ ব্যাক এন্ড না, নাকি ডাটাবেস এখানে আছে। তো এবার আমাদেরকে এক একটা করে ফোল্ডারটাকে খুলে খুলে বুঝতে হবে যে কি কি আছে। একবার যদি আমি ফোল্ডার বুঝে নিই, তাহলে আমাকে বারবার বুঝতে হবে না যে এখানে কাজটা কি হচ্ছে। ঠিক আছে। আদারওয়াইজ বহুত ডিফিকাল্ট জিনিস এটা, কেউ ফোল্ডার ঠিক করে বোঝায়নি এখানে। সেখানে দেখো, ফোল্ডারের মধ্যে সবার আগে কি লেখা আছে, ফ্রন্ট এন্ড। তো ফ্রন্ট এন্ড কমপ্লিট করে নিই, তারপর ব্যাক এন্ডে আসি। ঠিক আছে। তো এখানে ফ্রন্ট এন্ড এর ফোল্ডার আগে শিখে আসি আমরা। সো ফ্রন্ট এন্ড,
ফ্রন্ট এন্ডের ফোল্ডারের মধ্যে যদি আমরা যাই, তো আগে আমরা বুঝলাম, দেখো এখানে তো ক্লায়েন্ট লেখা ছিল, यानी ক্লায়েন্টকে যদি আমি কাট করে নিয়ে আসি, আগে আমি ক্লায়েন্টকে দেখাই। তো যদি আমি ক্লায়েন্টকে এখান থেকে কাট করি, তাহলে এটা নিজের মধ্যে ওপেন করবে কি সেটাকে আমাদেরকে এখানে দেখতে হবে। তো যদি আমি ক্লায়েন্টকে ওপেন করি, তাহলে এখানে আমার কাছে ওভারঅল আরো কিছু কিছু ফোল্ডার্স আছে, এখানে ओवरऑल आरो কিছু ভিতরে फोल्डर्स बेरिए আসলো, ठीक है। यानी क्लाइंट को अगर जब मैंने ओपन किया तो उसके अंदर से मेरे को ये डिफरेंट फोल्डर्स रिसीव हुए। तो क्लाइंट कब बनता है, ये क्लाइंट है आपका रिएक्ट का एक एप्लीकेशन, ये क्लाइंट है आपका रिएक्ट एप्लीकेशन, ठीक है। ये क्लाइंट हो गया आपका रिएक्ट एप्लीकेशन। और ये रिएक्ट एप्लीकेशन कैसे क्रिएट होगा, इसको क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं कमांड npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, ठीक है। क्रिएट रिएक्ट ऐप, क्रिएट रिएक्ट ऐप, और यहाँ पे आपको ऐप नेम लगाना है। हाँ, এখানে ক্লায়েন্ট, জেনারেলি আমরা ক্লায়েন্টই ইউজ করি, বাট যেহেতু তুমি দেখবে যে ভিডিওস গুলোতে ওখানে এইটা প্রজেক্টের নাম লেখা থাকে, যে তুমি ফুল স্ট্যাক ক্রিয়েট করছো। হুম, দাঁড়াও, এখানে দিয়েছে আমার, হ্যাঁ, তো ওটা এই জন্য জানি কেন এটা ফুল স্ট্যাক প্রজেক্ট না, ঠিক আছে। আমি এই জন্য ফুল স্ট্যাক প্রজেক্ট দিয়ে বোঝাচ্ছি, আমি সিম্পল রিঅ্যাক্ট জেএস বোঝাচ্ছি না। আদারওয়াইজ তুমি যদি রিঅ্যাক্ট জেএস দেখো, তাহলে ওর ভিতরে এইটুকুনি মালই আছে, এটা রিঅ্যাক্ট জেএস। তো তো এখনই বুঝে যাবে যে এটা রিঅ্যাক্ট জেএস নাকি। তো এর মধ্যে দেওয়া নেই ওরকম সাইন্স, কিন্তু এর মধ্যে আছে, ঠিক আছে। তো এটাই ডিফারেন্স, যে ওটা ফুল স্ট্যাক আর এটা হচ্ছে নর্মাল রিঅ্যাক্ট। তো রিঅ্যাক্ট কেন পড়বো, আমি আমি পড়লে পরে পুরোটাই পড়ি না, मतलब তো একই জিনিস বেরোবে ওখান থেকে। सो এখানে npx create react app and there will be an app name, ठीक है। सो जो भी आपका पसंदीदा ऐप नेम होगा आप वो देंगे, लेकिन क्योंकि जब आप फुल बना रहे होंगे फुल स्टैक, तो ऐप नेम स्पेसिफिकली क्लाइंट हो जाएगा, ठीक है। जब आप फुल स्टैक प्रोजेक्ट बनाओगे तो ऐप का नाम ही क्लाइंट होगा, ऐप का नाम ही क्लाइंट होगा, और जब आप क्लाइंट करोगे तो ही आपको वो व्यू वाला स्ट्रक्चर अपने आप देखने को मिल जाएगा, ठीक है सर सम्राट। তো এই ক্লায়েন্টটা করলে পরে নিজের মধ্যে ওটা ভিউ স্ট্রাকচার দিয়ে দেবে, আদারওয়াইজ দেবে না, কেন কি ওটা ফুল স্ট্যাক প্রজেক্ট হবে, তখন নিজেই বুঝতে পারছে যে এটা ফুল স্ট্যাক প্রজেক্ট। ওকে, সো npx ক্রিয়েট অ্যাপ নেম অ্যান্ড, তো তুমি এখানে অ্যাপ নেম দিলে পরে এই জিনিসটা খুলে। তো এবার একটা রিয়াক্ট অ্যাপ্লিকেশনের ভিতরে, ইনসাইড আ রিয়াক্ট অ্যাপ্লিকেশন দেয়ার আর সাম ফোল্ডার্স, অ্যান্ড দোজ ফোল্ডার নেমের মধ্যে সবার আগে আছে নোড মডিউলস, সবার আগে হচ্ছে নোড মডিউলস। তো এই যে নোড মডিউলসটা, এর ভিতরে বেশি কিছু বুঝতে হবে না, ঠিক আছে। এর মধ্যে ওই সব প্যাকেজেস আছে যার জন্য এই পুরো রিয়াক্টটা চলবে, ঠিক আছে। There's nothing to understand inside node modules। ये node modules ग्रे कलर का बना हुआ है, मतलब आपको इसको ओपन नहीं करना है, ये ओपन नहीं करना है, ठीक है। नो नीड टू ओपन। इसमें सब पैकेजेस इंस्टॉल होंगे, तो इसमें कचरा है, ये देख के कोई फायदा नहीं। नेक्स्ट जो दूसरा है वो है पब्लिक, पहला जो है उसका नाम है पब्लिक, इसके बाद जो दूसरा है उसका नाम है सोर्स, और जो यहाँ पे है गिट इग्नोर पैकेज लॉग डॉट जेसन, और पैकेज डॉट जेसन उसके बाद है रीडमी डॉट एमडी। रीडमी डॉट एमडी का मतलब है कि जो भी आप लिखोगे, जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा, उसका डॉक्यूमेंटेशन रीडमी डॉट एमडी में करना है। पैकेज डॉट जेसन जो है वो बताएगा कि आपने कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल किए हैं, वो यहाँ पे उसका एक रफ ओवरव्यू आ जाएगा। पैकेज लॉग डॉट जेसन आपको वही इंफॉर्मेशन थोड़ा ब्रीफ स्ट्रक्चर में देता है, देख लेते हैं। जैसे ये पैकेज डॉट जेसन है, ये आपको इसके अंदर का पैकेजेस बता देगा,
कि इसमें क्या क्या पैकेजेस अभी तक लोड हुए हैं, कौन सा वर्जन में लोड हुआ है, उसके बाद आपका इसका नाम क्या था, जो आपका क्लाइंट है उसका नाम क्या है, वर्जन कितना है उसका। প্যাকেজ বলতে এখানে রিয়াক্ট ডম রিয়াক্ট এগুলো সব নিজের মধ্যে একটা প্যাকেজেস, ঠিক আছে। রিয়াক্ট স্ক্রিপ্ট এগুলো পুরোটাই একটা নিজের মধ্যে প্যাকেজ, মানে ইট ওয়াজ লাইক ইউ হ্যাভ কল্ড ইউর কুক টু কুক ফর ইউর টু কুক অ্যাজ ইউ ওয়ান্ট, ঠিক আছে, তুমি যেরকম চাও সেটা ওখানে কি বলা হচ্ছে কুক করে দেবে, কিন্তু কি করে কুক করছে সেটা তোমার জানার দরকার নেই, ঠিক আছে। তোমার আজকে ইচ্ছা হলো পিজা খাওয়ার, তো তুমি পিজা বললে কুককে বানানোর জন্য, তো এখানে কোন নাম্বার কুকটা আছে 18.2.0, মানে কোন ভার্সনের কুকটা আছে তোমার কাছে, তুমি রিয়াক্ট ডমকে বলবে যে আমাকে যে ডকুমেন্ট রিলেটেড কাজ করতে হবে, তাহলে ফর দ্যাট ইউ নিড রিয়াক্ট ডম। যদি তোমাকে রিডাক্স রিলেটেড কাজ করতে হয় তাহলে এখানে রিয়াক্ট রিডাক্স আসবে, ঠিক আছে। সো লাইকওয়াইজ ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট প্যাকেজেস আছে এখানে, তো অনেক প্যাকেজ আছে যেটা শেষই হবে না, ঠিক আছে। সো লিভ ইট, প্যাকেজগুলোকে সাইডে রাখো, সিম্পলি এখানে দেখো যে নেম মানে হচ্ছে যে নামটা কি আছে, তুমি সিম্পল একটা কি ডিকশনারি তো, ঠিক আছে। হ্যাঁ, আর এই ডিকশনারির মধ্যে তোমার ইনফরমেশন স্টোর হয়ে থাকে, ক্লিয়ার। আচ্ছা, প্যাকেজ লগ ডট জেসন যেটা আছে ওটাও সেম জিনিসই, বাট আর একটু মানে वास्ट वे আছে, এটা एक ही चीज है बट थोड़ा वास्ट वे में, और कुछ नहीं। रीडमी फोल्डर में आप रीडमी फाइल बनाते हो कि दिस प्रोजेक्ट वाज बूटस्ट्रैप्ड विद क्रिएट रिएक्ट ऐप बाय दिस github.facebook.com, इसमें आप এটা ওরা বানিয়ে দিয়েছে, এবার তোমাকে এখানে যদি কোনো চেঞ্জেস করতে হয় তুমি নিজের মতো করে কেটে পুরোটা নিজের মতো করে বানিয়ে দিতে পারো, ঠিক আছে। আর এইটার বাইরে আর কোনো কাজ নেই। তাহলে এবারকে এই অবধি তো বুঝতে পারলে তো। তো মেইন যে কাজটা হবে সেটা হচ্ছে আমাদের পাবলিক আর সোর্স ফাইলের ভিতরে, ঠিক আছে, পাবলিক আর সোর্স ফোল্ডারের ভিতরে কাজটা থাকবে। এবার ওর মধ্যেও যে আমাদের পাবলিক ফোল্ডারটা আছে ওর মধ্যে কি আছে আর সোর্স ফোল্ডারটা কি আছে ওটাকে এক্সপ্লিসিটলি দেখে নিই। এখানে আমাদের কাছে দুটো ফোল্ডার আছে, পাবলিক আর সোর্স। সো লেটস স্টার্ট উইথ পাবলিক, যেখানে যাও না কেন একই জিনিস থাকবে। সো পাবলিক, এবার পাবলিকের ভিতরে এখানে কিছু কিছু জিনিস আছে, পাবলিক ফোল্ডারের ভিতরে আমাদের কাছে এখানে কিছু পার্টস আছে, আর সোর্স ফোল্ডারের ভিতরে হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এইটা ওয়েবসাইটের উপরে যে লোগোটা দেখায়। नेक्स्ट सोर्स फोल्डर है आशो। नेक्स्ट सोर्स फोल्डर में अगर आप देखोगे तो इसमें भी कुछ कुछ फाइल्स है, तो ये सोर्स फोल्डर हो गया। git ignore और git package मैंने क्या, हाँ ठीक है। तो पब्लिक में जो मेन काम है वो है इस इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का। ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल जो है इसमें आप आ करके सिर्फ एक ही काम करते हो जिंदगी का, वो है इसमें आकर के आपका सबसे पहला काम होता है कि आप अगर बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हो तो बूटस्ट्रैप यहाँ पे आकर के पेस्ट कर देते हो, जैसे सिंपली बूटस्ट्रैप पहले भी यूज करते थे ना, तो बूटस्ट्रैप जैसे पेस्ट कर देते, तो अगर आपको बूटस्ट्रैप यूज करना है तो बूटस्ट्रैप यहाँ पे आकर के पेस्ट कर देते हो, और उस बूटस्ट्रैप का सीडीएन का जो लिंक है वो यहाँ पे आकर के चिपकाते हो, बस और कोई काम नहीं है इसका, ठीक है। इसमें और कुछ काम नहीं है, इस इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में कुछ भी नहीं है,
और कुछ भी नहीं है। दो काम करना है, टाइटल चेंज कर देना है, रिएक्ट ऐप को चेंज करके आपका जो भी नाम होगा यहाँ पे, इसको मैंने चेंज नहीं किया था दिखाने के लिए, ये चेंज करके जो भी आपका नाम होगा टाइटल का, मूवी डीबी, तो ये चेंज हो जाएगा। और दूसरा काम क्या करना है, अगर मैं बूटस्ट्रैप यूज करता हूँ तो इसके नीचे आकर के, जैसे नॉर्मली करते थे, इसके नीचे आकर के यहाँ पे आपको बूटस्ट्रैप चिपका देना, बूटस्ट्रैप का आईडी चिपका देना, ठीक है, मतलब सीडीएन चिपका देना, बूटस्ट्रैप सीडीएन चिपका देना। क्लियर आया समझ में यहाँ तक? हेलो हेलो, क्लियर हुआ? हाँ, तो फिर पब्लिक फोल्डर को बंद कर देना है, और फिर पब्लिक फोल्डर का जिंदगी में और कोई काम नहीं है, अब यहाँ से निकल जाएंगे। हाँ, एक चीज और है समझने के लिए, अगर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कि पब्लिक फोल्डर में एक आईडी इक्वल्स टू रूट है, जो मुझे आगे जाकर के यहाँ पर काम करेगा। ऐप डॉट जेएस में आपको इस आई सॉरी इंडेक्स डॉट जेएस में आपका ये रूट का काम है, ठीक है, फॉर योर थ्योरी पर्पस, ठीक है, थ्योरी पर्पस के लिए इतना जान लो कि यहाँ पे जो div id रूट लिखा हुआ है, इस रूट का काम आपका इंडेक्स डॉट जेएस में होने वाला है। बस इतना और एक इन्फॉर्मेशन है जो जानना है, इससे ज्यादा कुछ और नहीं जानना है इस पब्लिक फोल्डर के अंदर, कुछ है भी नहीं जानने के लिए। बॉडी स्टार्ट हुआ, नो स्क्रिप्ट, इसको हटा भी दोगे तो क्या फर्क पड़ता है, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, तो रहने दो, डिलीट करने का जरूरत नहीं है। बाकी और कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ एक डॉक टाइप है, वो भी आपने से क्रिएट किया हुआ है कि এই লিঙ্কটা, এই পিএনজি ফাইলের লিঙ্ক, এইটা এই ম্যানিফেস্টেশনের লিঙ্ক, ইমেল হাটা দো, ऐसा कोई काम नहीं है जिंदगी में। বললাম তো এই ফাইলটা বেকার, এই ফোল্ডারটা, এই ফোল্ডারের মধ্যে শুধুমাত্র একটা জিনিসই ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে এখানে বুটস্ট্র্যাপ লাগানো। আর সেকেন্ড ইম্পর্টেন্ট কাজ হচ্ছে যে টাইটেলের নাম চেঞ্জ করা, মানে উপরে যখন আমরা পেজ লোড করি তো একটা টাইটেল দেখা যায় তো না, হ্যাঁ, এই যে টাইটেলটা দেখা যাচ্ছে নোট ডট জেএস, ওখানে দেখা থাকবে রিয়াক্ট অ্যাপ, ওর জায়গায় তুমি নিজের টাইটেলটা লাগার জন্যই শুধুমাত্র ওইটুকুনি কাজ আছে, ওর পুরো লাইফ সাইকেলে বাস ওইটুকুনি কাজ। ক্লিয়ার? হ্যাঁ, আর কোনো কাজ নেই। দেখো এখানে যেমন আমি ডক্টর অ্যাপয়েন্টমেন্ট সিস্টেম লিখেছি, আর এখানে বুটস্ট্র্যাপের লিঙ্ক লাগিয়েছি, তাই তো, বুটস্ট্র্যাপ সিডিএন এর লিঙ্ক লাগিয়েছি, তো বাস এইটুকুনি কাজ আছে এইটার, আর কোনো কাজ নেই। তো নেক্সট টাইম থেকে পাবলিক ফোল্ডারে কোনো আমাদের কাজ করতে হবে না। স্টার্টিং এ যখনই আমরা ফোল্ডার ক্রিয়েট করব, পাবলিক ফাইলে এসে ইন্ডেক্স ডট এইচটিএমএল এর মধ্যে ঢুকে, হ্যাঁ হ্যাঁ বানাচ্ছি, বানাইনি এখনো। তো এখানে থাকবে ডক্টর অ্যাপয়েন্টমেন্ট সিস্টেম, আর এই জায়গাটাতে তোমার হচ্ছে লিঙ্কটা এখানে পেস্ট হয়ে যাবে, ঠিক আছে। আর কিছু ইনফরমেশন তো নেই না এখানে নেওয়ার মতন, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना चीजें? কোনটা? আরে এইটা তো স্ক্রিপ্ট থাকে ওখানে, তুমি যদি কোনো একটা স্ক্রিপ্ট ওঠাও তো ওখানে থাকেই জিনিসটা, এটা তো বুটস্ট্র্যাপ সিডিএন থেকেই নেওয়া। বুটস্ট্র্যাপে যদি তুমি ঢোকো, এখানে বুটস্ট্র্যাপ 5, এখান থেকে যাওয়ার পরে বুটস্ট্র্যাপে, তারপরে ডক্স, আর কুইক স্টার্ট ডাউনলোড, এবার এখানে আসলে যদি বুটস্ট্র্যাপ সিডিএন নিই তাহলে কিন্তু আছেই না এই জিনিসটা, এটাকেই তো কপি পেস্ট করা হয়েছে। লিঙ্ক ফাইলটাকে লিঙ্কের মধ্যখানে লাগানো হয়েছে, লিঙ্ক ফাইল যেটা ছিল সেটাকে লিঙ্কের মধ্যে লাগিয়েছি। কোনো দরকারই নেই সবকিছু জানার, বোঝা গেল? পাবলিক ফোল্ডারটা বুঝতে পেরে তো না? হ্যাঁ, তো কামিং টু সোর্স ফোল্ডার, কিন্তু পুরো কাজটা সোর্স ফোল্ডারই করতে হবে। আর
তারপরে আমরা ব্যাকএন্ডটাতে আসবো। तो सोर्स फोल्डर एखाने देखो, सबसे पहले सोर्स फोल्डर में आपके पास कुछ फोल्डर्स बना हुआ है। फर्स्ट इज कंपोनेंट्स, पेजेस, रिडक्स, स्टाइल, ऐप डॉट सी एस एस, ऐप डॉट जे एस, ऐप डॉट टेस्ट डॉट जे एस, इंडेक्स डॉट सी एस एस, इंडेक्स डॉट जे एस, लोगो, रिपोर्ट वेब वाइटल्स और सेटअप टेस्ट डॉट जे एस। सेटअप टेस्ट डॉट जे एस को जिंदगी में खोलना नहीं है। रिपोर्ट वेब वाइटल्स जिंदगी में नहीं काम करना है। लोगो डॉट एस जो है ये बेकार है, ठीक है। ऐप टेस्ट डॉट जेएस इसको भी आपको नहीं यूज करना है, इसका कोई यूज नहीं 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 है, ठीक है। ऐप डॉट सी एस एस का भी उतना कोई खास यूज नहीं है। ऐप डॉट टेस्ट डॉट जेएस का भी यूज नहीं है। तो जो भी हाईलाइट कर दिया उसका कोई यूज नहीं है। आ गया समझ में? यहाँ हाँ, এবার ইউজ তাহলে কার কার আছে এখানে? কম্পোনেন্ট পার্ট থেকে নিয়ে স্টাইলস পার্ট অব্দি যে জিনিসটা লেখা আছে এইটার ইউজ আছে, ठीक है। और यहाँ पर इंडेक्स डॉट जेएस का थोड़ा सा यूज है और ऐप डॉट जेएस का भी थोड़ा सा, ठीक। और बाकी चीज का यूज नहीं है। इंडेक्स डॉट सीएसएस का यूज यही है कि उस बेचारे को जा करके उसके अंदर के जितने भी कंटेंट है उसको डिलीट कर देना है। ये ना कि उसका यूज है। कहाँ गया बेचारा इंडेक्स डॉट सीएसएस? इंडेक्स डॉट सीएसएस में फिलहाल के लिए आपको पूरा कंटेंट जो भी आपको मिलेगा उसको डिलीट कर देना है और अपने हिसाब से अगर कोई कंटेंट देना होगा तो आप यहाँ पे दे सकते हो। अदरवाइज ये सिंपल सा लाइन, पैडिंग 0, मार्जिन 0, बॉक्स साइज बॉर्डर, इतना ही देना है, ठीक है। और कुछ नहीं है इंडेक्स डॉट सीएस में। इंडेक्स डॉट जेएस में जो है ये अभी समझाऊंगा मैं क्या हो रहा है। तो ये इंडेक्स डॉट जेएस है और आपका हाँ, और क्या है? ऐप डॉट जेएस। तो ये ऐप डॉट जेएस है, ठीक है। तो रिएक्ट से स्टार्ट करता हूं मैं इस पूरे को क्लोज करके। अभी यहाँ पर कंपोनेंट, पेजेस, रिडक्स, स्टाइल और ये जो पूरा चीज है इसको हम समझते हैं एक एक करके कि क्या क्या यहाँ पे किया हुआ है। तो जो हमारा रिएक्ट जेएस है वो फंक्शनल कंपोनेंट बेस्ड हो गया है। पहले ये क्लास कंपोनेंट था, अभी ये फंक्शनल कंपोनेंट हो गया है। फंक्शनल कंपोनेंट करके ये काम करेगा, फंक्शनल कंपोनेंट, ठीक है। जो हमारा रिएक्ट जेएस है वो कैसे काम करेगा? फंक्शनल कंपोनेंट बेसिस पर काम करेगा। क्लियर? अच्छा, अब इस फंक्शनल कंपोनेंट में सबसे पहला है कंपोनेंट, उसके बाद है पेजेस, उसके बाद है रिडक्स, फिर है स्टाइल। अब देखो चीज क्या है, जो तुम्हारा पेजेस है ना वो होगा कि कितने पेजेस तुम बनाने वाले हो, ठीक है। लाइक लॉगिन पेज एक पेज हो सकता है, या फिर जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स एक पेज है, एग्जाम्पल्स एक पेज है। देन आइकन्स बोल के इन्होंने एक पेज बनाया है, सपोज। अच्छा, ब्लॉग बोल करके इन्होंने एक पेज बनाया है। तो यहाँ पे टोटल कितने पेज हुए? 1 2 3 4 5, 5 पेज। क्लियर? कौन बोलो? হ্যাঁ ওটা ঠিক আছে, ওর ভিতরে পেজেস গুলো আছে, ওই পার্টটা ঠিক আছে। আমি বলতে চাইছি যে টপ লেয়ারের মধ্যে এখানে আমার কাছে একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা পেজ আছে, ঠিক আছে। এই ইনার কন্টেন্ট লেয়ারের মধ্যে আমি বলছি না, টপ লেয়ারের মধ্যে বলছি যে 1 2 3 4 5 পাঁচটা লেয়ার আছে আমার কাছে, ঠিক আছে। এবার ডক্স ফোল্ডারের মধ্যে যখন আমি আসছি, মানে স্টার্টিং এ যে ইন্ট্রোডাকশন যেটা আছে এইটার ভিতরে তুমি দেখো এই পার্টটার মধ্যে কিছু একটা করা আছে, এই পার্টটার মধ্যে কিছু একটা করা আছে, এই পার্টটার মধ্যে কিছু একটা করা আছে। सो whenever যখনই আমি फ्रंट एंड কাউকে বোঝাই আমি हमेशा বোঝাই যে अंडरस्टैंड द डिव, क्योंकि अगर डिव नहीं समझ में आया तो कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो ये पूरा सेक्शन एक डिव है ना, ये पूरा सेक्शन एक डिव है, राइट। ये भी एक डिव है। इसी तरह से ये पूरे एक एक तो डिव है, मान लेते हैं ये पूरा पूरा एक एक तो डिव है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर इस पूरे में एक डिव बनाया हुआ है, इस पूरा को मैं एक डिव मान लेता हूँ, गेटिंग स्टार्टेड, और उसके अंदर पूरे फाइल। उसी तरह से कस्टमाइज, उसके अंदर ये पूरा चीज है, फिर लेआउट और उसके अंदर ये सारे लिंक, फिर फॉर्म्स उसके अंदर ये सारे। सो देयर इज अ डिव, ठीक है, जो कि ये डिव पोर्शन में क्रिएट हुआ है। उसी तरह से यहाँ पर भी डिव्स है, ठीक है।
तो अगर इसको मुझे कंपोनेंट बेसिस पे करना होगा तो हम एक डॉक्स फोल्डर बनाएंगे और उसमें जो चीजें रिपीट हो रहे होंगे उसको हम कंपोनेंट्स में भेज देंगे और एक पूरा जो है वो हमारे पास पेज रहेगा। इतना समझ में आया? हाँ, और इसको और बेटर वे में समझने के लिए मैंने ऑलरेडी तुम्हें पीएचपी से ये चीज समझाया था कि चीजों को कैसे करके कट करते हैं, है ना? कट करना तो सिखाया था ना পিএইচপি जब हाँ, যখন পিএইচপি করছিলে তখন আমি কাট করা শিখিয়েছিলাম যে একটা পেজের মাঝখান থেকে কি করে জিনিসটাকে কাট করতে হয়। মানে এখানে তুমি যখন এইটাই তুমি যদি দেখো তাহলে এখানে যে লেয়ারটা আছে এই লেয়ারের মধ্যে এই জিনিসটা আছে, এটাকে কাট করা শিখিয়েছিলাম তো, যে যদি আমাকে এটাকে বার করতে হয় এখান থেকে বা এই কার্ডটাকে যদি আমাকে বার করতে হয় और যদি আমাকে এই মাঝখানে স্ক্রিনটাকে বার করতে হয়, ये तो पहले वीडियोस में कराया है ना मैंने कट करना, ये पूरा स्क्रीन कैसे करके कट होगा। हाँ, सेम चीज है, इसको ही हम यहाँ पे कंपोनेंट बुलाते हैं। जो एक एक कट कट पोर्शन जो है वो चीज आपका कंपोनेंट बन जाएगा और उन पूरे चीजों को अगर आपको एक लेयर में लगा देना है तो वो हो जाएगा आपका पेज। ठीक है, तो पेज में पेजेस घुसेंगे और कंपोनेंट्स में वो पर्टिकुलर पार्ट घुसने वाला है, जो कटेड पार्ट जो है। क्लियर हुआ? পেজগুলোর মধ্যে কমপ্লিট পেজ আছে, ঠিক আছে? পেজ নিজের মধ্যে, হ্যাঁ, পেজগুলোর মধ্যে যদি কিছু কাজ কাট পোর্শন যদি থাকে তাহলে সেটা নিজের মধ্যে একটা কম্পোনেন্ট, ঠিক আছে? আর ওই কমপ্লিট পেজটা কি যদি আমি অ্যাপ ডট জেএস এর মধ্যে রাখি তাহলে ওটা হচ্ছে গোটা আমার পেজ দেখাচ্ছে, বাট দ্যাট কমপ্লিট পেজ ইজ ডিভাইডেড ইনটু ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট সেকশন। যেমন হোম পেজ একটা পেজ, লগ ইন একটা পেজ, রেজিস্টার একটা পেজ, ঠিক আছে? আর এই তিনটে এখানে ঢুকেছে, তাহলে কোন সময় কোথা থেকে রাউটিং হবে সেইটার কাজটা দেবে অ্যাপ ডট জেএস। ক্লিয়ার এই জিনিসটাকে? যেমন হোম পেজ একটা পেজ, লগ ইন একটা পেজ আর রেজিস্টার একটা পেজ, এরকম করে তোমার কাছে তিনটে পেজ আছে। তাহলে এই তিনটে পেজের কাজ কে করে দিচ্ছে? এখানে পেজ সেকশনের মধ্যে পেজের মধ্যে এই কাজগুলো হবে। এবার পেজের মধ্যে যদি আমাকে ইউজ করতে হয় কোনো কম্পোনেন্ট, ঠিক আছে, যদি কোনো কম্পোনেন্ট আমাকে ইউজ করতে হয় সেটার জন্য আমাকে আলাদা করে কম্পোনেন্ট বানাতে হবে। যেমন কার্ড একটা কম্পোনেন্ট হতে পারে বা ন্যাভবার একটা কম্পোনেন্ট হতে পারে, মানে সাপোজ করে বলছি আমি, ঠিক আছে? বা একটা পোর্শন যদি কাট করে বার করি সেটা যদি আমার একটা কম্পোনেন্ট হয়, তো ফর দ্যাট আই হ্যাভ টু ইউজ আ কম্পোনেন্ট ফোল্ডার, আর ওখান থেকে ওই জিনিসটা এখানে লোড হবে। বুঝলে? এখানে কম্পোনেন্ট বলতে কিছুই নেই, আমি দেখাচ্ছি অন্য একটা প্রজেক্ট। এক মিনিট দাও। হ্যাঁ, এখানে দেখো ব্যানার, ন্যাভবার, প্রজেক্ট কার্ড, তারপরে প্রজেক্ট জেএস আর স্কিলস ডট জেএস, এরকম করে আমার কাছে সবগুলোই কম্পোনেন্ট আছে, ঠিক আছে? এই ব্যানার, ন্যাভবার, প্রজেক্ট কার্ড, প্রজেক্ট জেএস আর স্কিল, এই পুরোটা হচ্ছে আমার কাছে এখানে কি কম্পোনেন্টস। যদি আমি এখানে অ্যাপ ডট জেএস এ আসি তো এখানে দেখো ন্যাভবার, ব্যানার, স্কিলস আর প্রজেক্ট, এই পুরোটা হচ্ছে আমার কাছে কি কম্পোনেন্ট। কিন্তু আমার কাছে এখানে সিঙ্গেল পেজ অ্যাপ্লিকেশন, এটা আমি মাল্টি পেজেস অ্যাপ্লিকেশন এখন এখানে বোঝাচ্ছিলাম। এইটা মাল্টি পেজেস অ্যাপ্লিকেশন ছিল এই জায়গাটাতে। হোম পেজ, লগ ইন, রেজিস্টার, এটা মাল্টি পেজেস অ্যাপ্লিকেশন। কিন্তু তুমি যদি সিঙ্গেল পেজ অ্যাপ্লিকেশন বানাও যেখানে শুধুমাত্র তোমার সিঙ্গেল পেজের মধ্যে সবকিছু ডিসপ্লে হবে, তাহলে ন্যাভবার, হ্যাঁ, হ্যাঁ দেখাচ্ছি।
আচ্ছা, আরেকটা জিনিস যে তুমি এইটাকে নিজের লোকাল হোস্টও দেখতে পারো, আর তুমি যদি ফোনেও চাও তাহলে তুমি ফোনে এই লিঙ্কটা যদি ক্লিক করো তাহলে ফোনে তুমি আরামসে দেখতে পাবে এই জিনিসটা। ঠিক আছে। হ্যাঁ। হুম। ওটা আলাদা পেজ ক্রিয়েট করছে না না। স্কিলস করলে পরে স্কিলস এর কাছে যাচ্ছে, কিন্তু এটা সিঙ্গেল পেজ অ্যাপ্লিকেশন, এটা মাল্টি পেজ অ্যাপ্লিকেশন না এটা। তো স্কিলস কে ক্লিক করলে পরে স্কিলস এর পোর্শনটাতে চলে যাচ্ছে। আমি এখানে বানাইনি বাট হ্যাঁ, স্পেসিফিক জায়গায় তো যাবে না, কেন কি এটা সিঙ্গেল পেজ অ্যাপ্লিকেশন, মাল্টি পেজ অ্যাপ্লিকেশন না এটা। ঠিক আছে। বাকি এখানে লিঙ্কডইন, তুমি লিঙ্কডইন মানতে পারো, ফেসবুকে ফেসবুক মানতে পারো, এখান থেকে এটা লেটস কানেক্টে কানেক্ট করে দিও। বাকি পুরো জিনিসটা সেমই আছে, বাট এটা সিঙ্গেল পেজ এটা। এবার এখানে এইটুকুনি পোর্শন যেটা আছে, এখান থেকে নিয়ে এইটুকুনি পোর্শন, এটা তোমার ন্যাপওয়ার্ক। এই যে পোর্শনটা যেটা নিচে দেখতে পাচ্ছ, এটা তোমার আলাদা পোর্শন, ব্যানার এটা। তারপরেরটা সাপোজ প্রজেক্ট পোর্শন। তো এরকম করে তোমাকে ডিফারেন্ট পোর্শন ক্রিয়েট করতে হবে, কন্ট্যাক্টের একটা পোর্শন থাকবে। হয়ে গেল। হ্যাঁ, ঠিক আছে। তো লাইকওয়াইজ আমাদেরকে ডিফারেন্ট যদি পোর্শন ক্রিয়েট করি। হ্যাঁ বলো। তো ডিফারেন্ট যদি আমরা পোর্শন ক্রিয়েট করি, সেটার জন্য এই ন্যাপবার, ব্যানার, স্কিলস, প্রজেক্ট, এটা একটার মধ্যেই ঢুকবে, ঠিক আছে, অ্যাপ ফোল্ডার যেটা আছে ওর মধ্যে। কিন্তু যদি আমাকে ন্যাপবার বলে একটা কমপ্লিট পেজ বানাতে হয়, তখন সেটা তো কম্পোনেন্টস না। ন্যাপবার, ব্যানার, স্কিলস, প্রজেক্ট, এটা হোম পেজের কম্পোনেন্টস হয়ে যাবে। তো আমাকে ডিফারেন্ট করে একটা পেজ ক্রিয়েট করতে হবে, সেটা আমি তোমাকে কমপ্লিট ফুল স্ট্যাক করেই বোঝাচ্ছি জিনিসটা, নাকি রিয়াক্ট দিয়ে। ঠিক আছে, আমি এই জন্য এই অ্যাপ্লিকেশনটার থ্রু বোঝাচ্ছি। এখানে হোম পেজ, লগ ইন আর রেজিস্টার, তিনটে আমার কাছে পেজ আছে। যখন আমি হোম পেজ বানাবো ওর ভিতরে আমার কাছে কম্পোনেন্টস ঢুকবে। যখন আমি লগ ইন পেজ বানাবো ওর ভিতরে আমার কাছে কম্পোনেন্টস ঢুকবে। যখন আমি রেজিস্টার বানাবো তো ওর ভিতরে আমার কাছে কম্পোনেন্টস ঢুকবে। নাকি এরকম ওই এইটা যেরকম করা আছে, যে একটা ডিপ ক্রিয়েট করা হলো আর ওই ডিপের মধ্যে সবকিছু ঢুকে যাচ্ছে, ওরকম হবে না। দেখা গেল এখানে ডিপ ক্লাস নেম অ্যাপ, আর ওই অ্যাপের মধ্যে সবকিছু ঢুকে যাচ্ছে, ওরকম হবে না তখন। বুঝতে পেলে? हम्म। तो वापस आते हैं। आई गेस अभी तो क्लियर हुआ ना कि पेज का मतलब क्या है, कंपोनेंट्स का मतलब क्या है। और ये ऐप डॉट जेएस जो है, ये वो जगह है जहां से सब कुछ रेंडर हो रहा होता है। रेंडर मतलब सब अपने अपने जगह पे फिक्स हो रहे होते हैं, ठीक है, सो दैट इज रेंडरिंग। तो यहाँ पे रेंडर होगा सब कुछ। और इंडेक्स डॉट जेएस जो है, ये इंडेक्स डॉट जेएस ऐप डॉट जेएस को रेंडर कर रहा होता है। इंडेक्स डॉट जेएस ऐप डॉट जेएस को रेंडर कर रहा होता है, बस इतना सा उसका जिंदगी में काम है। यानी इंडेक्स डॉट एच एच टी एम एल जो था, या जो भी था, क्या नाम था यहाँ पे, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, और यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस, इनका जिंदगी में इतना ही काम है। इसका काम है ऐप डॉट जेएस को रेंडर कराने का, ठीक है। और ऐप डॉट जेएस का काम होता है कि डिफरेंट पेजेस को अपने अंदर लोड कराने का। क्लियर? हेलो, क्लियर हुआ ये चीज अभी तक जो भी बताया? बाकी रिडक्स फिडक्स जो भी है इसको बाद में पढ़ाएंगे, अभी नहीं, इसको अभी उतना काम नहीं है। तो ओवरऑल ओवरव्यू समझ में आया एक रिएक्ट एप्लीकेशन का? सब कुछ क्लोज कर देते हैं। हाँ हाँ, यहाँ पे। तो अब ये हो गया आपका रिएक्ट वाला काम, ठीक है। तो क्लाइंट वाला काम कंप्लीट। अब आते हैं कंट्रोलर वाले काम। कंट्रोलर वाला काम क्या होता है कि ये बैकएंड के साथ चीजें क्या करते हैं, उसको कम्युनिकेट कराने का काम करते हैं। लाइक फ्रंट एंड से कुछ इंफॉर्मेशन आया है, वो इंफॉर्मेशन मुझे बैकएंड में लेकर के जाना है, उससे पहले पासवर्ड जो है उसको हैश करना है, ये सब काम नहीं हो पा रहा था, है ना, पहले जो भी थे उसमें ये सब काम नहीं हो पा रहा था। पासवर्ड को डिक्रिप्ट करना है, उनको छोटे छोटे सॉल्ट्स में डिवाइड कर देना है, फिर उसको कितना सॉल्ट्स में डिवाइड करना है, तो ये सब जो भी काम है ना, ये आप करना है यूजर कंट्रोलर में। एग्जिस्टिंग यूजर है तो फिर उसको ईमेल आईडी बताना है ऑलरेडी एग्जिस्ट है। फिर उसके बाद लॉगिन करते टाइम
अगर यूजर का लॉगिन आईडी मिलता है तो फिर ये काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये पूरा चीज यहाँ पे स्टोर होगा। अगर तुम्हारा पासवर्ड मिसमैच होता है, पहले तो पासवर्ड जो आपने इनक्रिप्ट किया था उस पासवर्ड को डिक्रिप्ट करना है। पासवर्ड डिक्रिप्ट करने के बाद आपको पासवर्ड मैच करना है, फिर आपको बताना है कि ईमेल आईडी हो रहा है कि नहीं। फिर आपको एक टोकन देना है यूजर को कि वो उस टोकन को लेकर के पूरा सेशन में काम कर सकता है, और वो टोकन कितने दिन तक एक्सपायर्ड होगा वो चीज आपको बताना है। फिर लॉगिन एक्सेस, फिर इसके बाद आकर के ऑथराइजेशन कंट्रोलर बनाना है। जैसे कि यूजर जब अंदर घुस रहा है तो वो कौन से टोकन के साथ अंदर घुस रहा है। तो ये पूरा चीज आपको यूजर कंट्रोल जो पेज है उसमें ये डिजाइन करना होता है। ये हुआ कंट्रोलर का पेज। क्लियर है? मैंने कोड नहीं, एटलीस्ट चीजें क्लियर है ना? हाँ। मिडिलवेयर में जो है, उस मिडिलवेयर में हम ऑथ मिडिलवेयर डॉट जेएस जो है उसको हम ये बता रहे होते हैं कि ये है तुम्हारा ऑथराइजेशन का टोकन। ठीक है, ये वो टोकन है जिस टोकन के साथ आपको ऑथराइजेशन मिलेगा। बस इतना ही काम है। ऑथ मिडलवेयर जो है वो सेशन कंट्रोल का काम करती है। उसको बताया जाता है कि ये आपका डिकोडेड आईडी है और इस आईडी के साथ आप रिक्वेस्ट यूजर बन के अंदर घुसते हो। माने जैसे सिटी सेंटर के अंदर अगर आपको घुसना है या कहीं पर भी घुसना है तो वो आपको एक टोकन देता है, फिर आप उस टोकन को बाहर जो गार्ड रहता है उस गार्ड को दिखाते हो और वो गार्ड उस टोकन को थोड़ा सा फाड़ देता है, फाड़ के अंदर घुसाता है ताकि ये बताते हैं कि वैलिड टोकन है, ताकि नेक्स्ट टाइम यूज ना कर पाए कोई, है ना? तो वही चीज यहाँ पे हो रहा है। क्लियर? ऊपर ऊपर से सही समझ में तो आया ना? हाँ, अब इसके बाद जो है वो है मॉडल्स। मॉडल्स में आप डेटाबेस समझाते हो, तो जिसमें आप बता रहे हो कि मोंगूस से बनाना है। फिर उसमें कौन कौन से स्कीमाज रहेंगे, जो कि आपका मोंगूस का डेटाबेस है। उसके बाद आप आओगे कि आपका डेटाबेस का नाम क्या है, तो ये है वो डेटाबेस का नाम जो कि यूजर्स नाम से होगा। और मोंगूस में ये एक और चीज़ है कि आपको डेटाबेस का नाम प्लूरल फॉर्म में रखना होता है। ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में आप डेटाबेस के नाम नहीं रख सकते, सो मस्ट बी इन प्लूरल फॉर्म। उसके बाद आएंगे कि आपके क्या क्या फील्ड्स होंगे, जैसे नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये एक फील्ड होगा। ठीक है, उसके बाद आपको इसको स्टोर कराना है। तो स्टोर कराने के लिए हम वापस इसी फॉर्मेट में स्टोर करते हैं कि ये जो भी चीज़ है इसको यूजर मॉडल के अंदर एक्सपोर्ट कर दो, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, तो ये उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। उस बीच में यहाँ पे हमें राउट फोल्डर्स बनाना होता है कि जब वो काम हो गया है, जब यूजर को एक्सेस मिल चुका है तो फिर उसको लॉगिन पेज में लॉगिन में चला जाएगा, स्लैश रजिस्टर करेगा तो रजिस्टर पेज में चला जाएगा, और गेट यूजर डेटा जो है ये उसको यूजर का डेटा यहाँ पे मिल रहा होगा जो कि पोस्ट रिक्वेस्ट होगा। तो ये सब कुछ चीज़ें हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा। ठीक है, उससे पहले डॉट env फाइल यानी कि एनवायरमेंट फाइल है। जैसे कि हमारा 3000 में आप फ्रंट एंड दिखा रहे हो तो बैकएंड का काम आप पोर्ट 8080 में करते हो। ठीक है, तो बैकएंड का काम के लिए आपने एक पोर्ट सिलेक्ट करना है, फिर उस पोर्ट में आपको मोंगोडीबी का सर्वर आईडी लगाना होता है। ठीक है, हाँ হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওটা এখানে কোড ফরম্যাটে হবে। ওটা যেমন জ্যাম্পের একটা পুরো জিনিসটা নিজের মতন দেখে নিত, বাট এখানে সবকিছু হাতেই লিখতে হবে। ঠিক আছে, এখানে কোনো ওরকম সফটওয়্যার নেই যেটা এই জিনিসগুলোকে সামলাবে, সবকিছু নিজেকেই করতে হবে। আর তারপরে মঙ্গোডিবি ইউআরএল আছে, তোমাকে এখানে ইউআরএলটাকে লাগাতে হবে। এবার এখানে ফায়দাটা হচ্ছে যে এই জিনিসটা আমাদের লোকাল সার্ভিসে গিয়ে স্টোর হয়, মানে ক্লাউড সার্ভিস এটা। ঠিক আছে, মঙ্গোডিবি ডট নেট এটা ক্লাউড সার্ভিস। আর জেসন সিক্রেট যেটা আছে সেটা হচ্ছে তুমি একটা টোকেন আইডি নিজের মতন করে বানাও। যেরকম হচ্ছে আমরা যে একটা আইডি থাকে না, আমরা একটা টিকিট বুক করি তো একটা আইডি পাই, তো ওই আইডিটা নিজের মধ্যে একটা সিক্রেট কোড। ঠিক আছে, তো ওটার মানে কি আমরা জিজ্ঞেস করতে যাই না কোম্পানিকে, বাট ওটা নিজের মধ্যে একটা সিক্রেটই কোড। তো তুমি এখানে নিজের মধ্যে যে কোনো একটা আইডি বানাতে পারো। ঠিক আছে, র্যান্ডামলি কিওয়ার্ড সিলেক্ট করে যে কোনো একটা আইডি বানাতে পারো। ঠিক আছে, এই আইডিটা এখানে ইউজ হয়, যেটা তুমি এখানে আগে দেখলে অথ মিডলওয়্যারে এই আইডিটা এখানে ইউজ করা হবে। যে যেই ঢুকবে না কেন তাকে এই আইডিটা দেওয়া হবে, আর ওই আইডিটা নিয়ে ও এখানে ঢুকবে। ঠিক আছে, প্রসেস ডট ইএনভি JWT সিক্রেট मतलब জেসন ওয়েব টোকেন সিক্রেট নিয়ে ঢুকবে। আর ওই যদি অন্য কিছু নিয়ে ঢোকে তাহলে ওটা ডিকোড করবে না, এরর হয়ে যাবে ওটা। সো এই জিনিসটা এখানে হ্যান্ডেল করা হয়, অত বেশি চাপ নিয়ে লাভ নেই। ঠিক আছে, বহুত ইজি জিনিস এটা। এবার এখান থেকে বেরিয়ে যাবে যেটা হচ্ছে ইউজার কন্ট্রোল। এখানে আছে সার্ভার ডট জেএস। এই সার্ভার ডট জেএস এর মধ্যে আমি বলছিলাম ফেক এপিআই ক্রিয়েট করা হয়। তো এইটা যেটা হচ্ছে এটা ফেক এপিআই হি ক্রিয়েট হচ্ছে।
ফেক এপিআই বলতে এপিআই ভার্সন 1 ইউজার, এই জিনিসটা নিয়ে যখন ইউজার ওখান থেকে হিট করবে যে আমার পাসওয়ার্ড এটা আছে আর ইমেল আইডি এটা আছে, এটা মানে ইনফরমেশন যখন হিট করবে, তো এখান থেকে এপিআই ভার্সন 1 ইউজার বলে যে ফোল্ডারটা আছে ওখানে হিটটা যাবে। তারপরে এখান থেকে আমরা চলে যাবো হচ্ছে পেজেস যেটা আছে ওই পেজেস এর মধ্যে ঢুকে যাবো। এখান থেকে ক্লায়েন্ট ফোল্ডারে যে পেজেস যেটা বানিয়েছি ওই পেজেস এর মধ্যে যাবো, হোম পেজের মধ্যে। আর ওখানে আমরা এই জিনিসটাকে আবার নেব, এপিআই ভার্সন 1 ইউজার গেট ইউজার ডেটা। আর তারপরে ওখানে কিছু হেডার্স থাকে লাইক বিআরআর, লোকাল স্টোরেজ। তো এই পার্টগুলোকে হ্যান্ডেল করতে হবে যখন আমি ব্যাকএন্ড করিয়ে দেবো ভালো করে, তো ওটা জেনে যাবে। বুঝতে পারলে এই জিনিসটা মানে উপর উপর দিয়ে সহি। তো এখানে তোমার এই পার্টটা থাকছে, বাকি আর কিছু এখানে নেই। তোমাকে ডট ইএনভি ফাইলটাকে কনফিগ করতে হয়, মঙ্গোডিবি কানেকশনকে কানেক্ট করতে হবে, এক্সপ্রেস জেএস কে কানেক্ট করতে হবে, আর তো এখানে কিছু নেই। ঠিক আছে, বাস আর কিছু নেই। এখানে সার্ভারকে রানিং করবে তোমাকে এখানে, যে সার্ভার কোন মোডটাতে রান করছে আর কোন পোর্টে রান করছে। তো এই জিনিসটা তুমি এখানে নিজের কনসোলে দেখার জন্য এটাকে ইউজ করতে পারো। কনসোল ডট লগ এটা বেসিক্যালি নিজেকে বোঝার জন্য যে এটা কোথায় ইউজ করছে। সো দিস ইজ দ্য ওভারঅল ফুল স্ট্যাক ভিউ। ফুল স্ট্যাক ভিউতে কোনো প্রবলেম আছে আর? তাহলে আমি রিঅ্যাক্ট স্টার্ট করি।